लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है जो शो नहीं करता है वेव नेचर, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि एनर्जी एमिट हो रही है एक डिस्क्रीट पैकेट्स में, और डिस्क्रीट पैकेट्स छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, दैट्स वाई वो एनर्जी पैकेट्स चेंज हो सकते हैं। नाउ अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलेंगे कि जो भी मेटल होता है उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है, एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, ऑब्वियसली दे आर सॉलिड, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे इसमें। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का पैकिंग है, इस पैकिंग अरेंजमेंट को हम लैटिस बोलते हैं। और इस लैटिस में ये जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, उसको समझो ध्यान से कि सपोज़, बाकी डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे, अभी बस आप थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि यहाँ पे मेटल में क्या होता है, सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स होते हैं। तो न्यूक्लियस वाले पार्ट को पहले कर्नल बोलते थे, बिकॉज न्यूक्लियस तब तक डिस्कवर नहीं हुआ होगा उसको। अब ये जो इलेक्ट्रॉन कॉमन है, इसको दोनों तरफ से अट्रैक्शन मिल रहा है, और दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्डिंग। डिटेल में हम इसे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। अब क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, फ्री मतलब अट्रैक्शन ऑफ मेटल के या कर्नल्स के अट्रैक्शन से दूर हो जाता है, तो हम बोल देते हैं कि अब ये मूव कर सकता है। फ्री होने के बाद इट कैन मूव ईजिली, एंड दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट करंट। अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उसे फ्री करना उतना मुश्किल होगा। तो जनरली हम ऐसे सेल्स लेंगे, रीज़न आगे पढ़ेंगे कि क्यों सीजियम ईजिली सनलाइट फॉल करता है तो भी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। अभी बस शॉर्ट में सुन लीजिए, बिकॉज इसमें मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है तो हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं वो उसमें फंसा हुआ है, ट्रैप्ड है, या यू कैन से एम्बेडेड है। थोड़ा सा मुश्किल शब्द लिख देते हैं एम्बेडेड, लेकिन आप एम्बेडेड बोलिए या ट्रैप्ड बोलिए या अट्रैक्टेड है, कुछ भी बोलिए। अगर ये फ्री हो जाता है इन चीज़ों से, तो हम बोलेंगे अब इलेक्ट्रॉन फ्री होके मूव कर सकते हैं। नाउ व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन कैन मूव, दे कॉन्स्टिट्यूट करंट। ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? करंट। अब क्या हुआ, मेटल सरफेस पे लाइट का पड़ना। अब ये कॉन्टीन्यूस लाइट बनाया तो आप समझ जाना ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, लाइट इस पे इंसिडेंट कर रहा है लाइक दिस। अब जब ये लाइट इस पे इंसिडेंट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। अब लाइट के पड़ने पे इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस पे आना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लेट्स लर्न दिस डेफिनेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, what is photoelectric effect? Photoelectric effect is phenomena of ejection of electrons on metal surface when a light of suitable frequency incident on it. इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस पे आना जब एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट उस पर इंसिडेंट करती है। अब यहाँ पे एक और टर्म पढ़ते हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट, NU न्यू नॉट, द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस पे लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दिस एनर्जी इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। बट हमें पता है एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल, जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। तो जो फ्रिक्वेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगी वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगी वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाएगी। तो लेट्स लर्न डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल सरफेस। नाउ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वी नो दैट एनर्जी वेवलेंथ के इन्वर्स है, मीन्स एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगा? मिनिमम। इसलिए हम डेफिनेशन में वर्ड यूज़ कर रहे हैं द मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल सरफेस। अब यहाँ पे एक टर्म और है, जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे आते हैं इट इज़ कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। तो आई गेस ये क्लियर है हमें, तो अभी डिटेल में इसको और डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस थ्रेशोल्ड एनर्जी
एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। तो फिज़िक्स में वर्ड यूज़ होता है वर्क फंक्शन, और इसे डिनोट कर देते हैं हम डब्लू नॉट से। इट इज़ ऑल्सो, और क्या बोलते हैं इसे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड बेसिकली हिंदी में अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो ये घर की चौखट को थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो मतलब ये एक बैरियर है जिसे इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएगा। तो वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी कि वो एनर्जी जो ज़रूरी होगी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए या रिमूव करने के लिए, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इजेक्ट। कहाँ से? मेटल सरफेस, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डब्लू नॉट। तो ये भी डेफिनेशंस थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी। नाउ अब ये एक्सपेरिमेंट जो प्रैक्टिकली हुआ था लैब में, ये आप देख लो, दैट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द रिएक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें हमें वैक्यूम दिख रहा है, वैक्यूम चैम्बर डिस्चार्ज ट्यूब की तरह ही है, वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है। और येलो कलर का ये हमारा मेटल सरफेस है, और ब्लू कलर की इस पे लाइट इंसिडेंट कर रही है। एंड दिस लाइट हैज़ सम वेवलेंथ, और वो जो वेवलेंथ है वी टेक इट एज लैम्डा। अब लेकिन इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस पे आने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है लैम्डा नॉट, और फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट। तो अगर आप लैम्डा ले रहे हैं तो वो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लैम्डा नॉट से कम। बट अगर आप फ्रिक्वेंसी कंसीडर कर रहे हैं तो वो न्यू नॉट से ज़्यादा। तो ये वो लाइट है जो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट लाइट है। अभी हम ऐसा करते हैं, फ्रिक्वेंसी की टर्म में बात कर लेते हैं कि ये वो सफिशिएंट लाइट है कि जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा। तो लेट्स से न्यू। और अब इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होगा तो वो डिटेक्टर, वी हैव अ डिटेक्टर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को कैसे पता लगाएंगे, तो एक डिटेक्टर है, इलेक्ट्रॉन जाके वहाँ से टकराएगा तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन फोटोग्राफिक प्लेट की तरह होगा कि जिस पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन टकराएगा सम फ्लोरेसेंस विल क्रिएट, कुछ फ्लोरेसेंस क्रिएट होगा, और एमीटर उसे डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है, एमीटर सॉरी, ये बैटरी जो कनेक्टेड है उसको मेज़र कर रहा है। बैटरी इज़ वेरी हाई वोल्टेज। तो ये अरेंजमेंट देख लीजिए अब। बट अब हम इसे प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, प्रैक्टिकली हम ये सोचेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे। वी विल यूज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व, मीन्स जितनी एनर्जी हम इंसिडेंट करेंगे वो पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, कुछ भी वेस्ट नहीं होगी। मीन्स थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वी हैव दिस मेटल सरफेस, हमारे पास ये मेटल सरफेस है। इसको अलग से हाईलाइट भी कर लेते हैं कि दिस इज़ योर मेटल सरफेस। और इस मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है विद एनर्जी ई, और ये मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको इजेक्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दिस एनर्जी इज़ डब्लू नॉट, मतलब वर्क फंक्शन चाहिए। और एक एग्जांपल से अगर डिस्कस करें तो मान लेते हैं हमें एनर्जी चाहिए 10 जूल। अब जो लाइट इंसिडेंट होगी उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अब जब इलेक्ट्रॉन इस पे इंसिडेंट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मेटल सरफेस पे फ्री हो जाएगा। बट अगर एनर्जी 10 जूल से ज़्यादा होगी तो इट विल मूव विद एक्सेस एनर्जी, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उससे वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये समझ आ रहा है कि अगर 10 जूल की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इन पे इंसिडेंट होगा तो जस्ट इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे 10 जूल की एनर्जी से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मेटल सरफेस पे आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 10 जूल। नाउ अब उसके बाद अगर हमने इंसिडेंट किया, ये टोटल एनर्जी है और ये थ्रेशोल्ड है। अब अगर हमने इसे इंसिडेंट किया विद द एनर्जी ऑफ 12 जूल तो 10 जूल से वो ऊपर आ जाएगा और बाकी एनर्जी से मूव करने लगेगा, और एनर्जी ड्यू टू मोशन इज़ कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो वो मूव करेगा 2 जूल से।
अब हमने एक ऐसी लाइट इंसिडेंट की है जिसकी एनर्जी 15 जूल है, तो इलेक्ट्रॉन 10 जूल यूज़ करेगा फ्री होने के लिए अट्रैक्शन से, और बाकी से मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो वी आर डूइंग नथिंग, वी आर जस्ट यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कह रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह रहा है टोटल एनर्जी इज सम ऑफ थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस थी हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि अगर जैसे ही लाइट मेटल सरफेस पे पड़ती थी और अगर वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होती थी, मतलब जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए चाहिए वो अगर उससे ज़्यादा होती थी कभी भी, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत मेटल सरफेस पे आ जाता था। प्लस अगर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हाई होती थी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हाई होने का मतलब, सपोज़ लाइट के पास एक ही फोटोन है और एक ऐसा लाइट पार्टिकल है जिसके पास सेम एनर्जी के 10 फोटोन है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स का ज़्यादा होना मतलब हाई इंटेंसिटी। तो लेट्स अंडरस्टैंड वर्ड हाई इंटेंसिटी। तो हाई इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स प्रेजेंट। जितने ज़्यादा फोटोन्स प्रेजेंट होंगे उतने ज़्यादा हाई इंटेंसिटी कहलाएगी। और ये फोटोन्स नॉट प्रोटॉन्स। तो फोटोन्स का ध्यान रखना है, फोटोन्स क्या थे? एनर्जी के लाइट पार्टिकल। प्लस ये भी ध्यान रखना है, अब नंबर ऑफ फोटोन्स होने का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास 10 जूल का एक फोटोन है और 11 जूल का एक फोटोन है। नंबर ऑफ फोटोन्स सेम एनर्जी के ही ज़्यादा होने चाहिए, दैट इज़ योर इंटेंसिटी। तो एक चीज़ और ऑब्जर्व की, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे। यहाँ से ये बात समझ आई, अगर फोटोन को ये एक पार्टिकल मानते हैं और ये इलेक्ट्रॉन है, तो 1-to-1 कोलिजन होता है, मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। तो अब आप सोचिए, अगर किसी रेडिएशन के अंदर एक फोटोन होगा तो क्या होगा? लेट्स से इसी को ही कंसिडर करते हैं, रेडिएशन येलो से हाईलाइट कर देते हैं। अगर एक फोटोन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, सेम एनर्जी के 2 फोटोन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, 10 होंगे तो 10 बाहर आएंगे, 20 होंगे तो 20, 100 होंगे तो 100, 30, 400 लाइक दिस। तो इस ऑब्जर्वेशंस को सम अप कर लेते हैं एंड आई सजेस्ट कि आप इसे याद भी करिए। ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें से क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब आपको तो लगेगा कि मेंस में या कंपटीशन में या नीट में हमसे कभी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट ना ही दे कैन आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चन। बट देखिए, मल्टीपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं नीट में और थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। किस तरीके से? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, या विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दैट्स वाई ये पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। तो देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन, कोई टाइम लैग नहीं है लाइट के टकराने पे और इलेक्ट्रॉन के निकलने पे। फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट, कि लाइट कितनी ज़्यादा इंटेंस है। अब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो वी कैन से नंबर ऑफ फोटॉन्स का बढ़ना। फिर हर मेटल का फिक्स थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होता है। इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट करेगा, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब अटैकिंग इलेक्ट्रॉन का फ्रिक्वेंसी उससे ज़्यादा होगा। तो वी सजेस्ट यू दिस कि इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट ओनली व्हेन न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो आई होप हमें ये टर्म सारी क्लियर है और ये भी क्लियर है। और फिर यहाँ पे हमें टोटल एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके हैं। तो नाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन। अब हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी, हमें प्लैंक्स ने बताया टोटल एनर्जी किसके इक्वल होता है? एच न्यू के इक्वल। वर्क फंक्शन भी ऑब्वियसली एच न्यू के इक्वल होगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई है तो इलेक्ट्रॉन विल मूव विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ई इक्वल टू एच न्यू, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। द डिफरेंस बिटवीन न्यू और न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। सो बॉक्स में बंद कर देते हैं। ज़्यादातर तो
ये वाला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आता है, बट अगर मास पूछा है उन्होंने आपसे तो दिस फार्मूला बिकम्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ओवरऑल हम आपको सजेस्ट करेंगे दोनों फार्मूले याद रख लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। तो अब अगर आप इसे लैम्डा की टर्म में भी लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ गया है, और नाउ उस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो। तो लेट्स ट्राई सम क्वेश्चन।